देखिए, 4 नाम जो ऐलान किए गए हैं उसमें खास बात है अरविंद शर्मा का नाम, क्योंकि 3 नाम जो हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण आचार्य जो काशी से आते हैं और जो एससी हैं। तो इस तरह से 3 नाम, वो पहले भी एमएलसी थे ये तीनों, और इन तीनों का नाम लगभग तय थे। लेकिन चौथा नाम जो है अरविंद शर्मा का नाम, जो कयास लग रहा था कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और वे विधान परिषद की सदस्यता ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि हाँ, वो भी विधान परिषद सदस्य जो चुने जाएंगे इसी बार, उसमें उनका भी नाम होगा। वो कल ही ज्वाइन किए हैं, बीजेपी मुख्यालय पे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और इस तरह से देखा जाए तो अरविंद शर्मा के बारे में जो कयास लग रहा था वो कयास अब बिल्कुल सही साबित होने जा रहा है। कहा जा रहा था कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें एक ये हो सकते हैं। दूसरा कयास ये लग रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम का पद रिप्लेस हो सकता है, सिंगल वो रखे जा सकते हैं। और इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका जिस तरह से एंट्री हुई है उनकी, ये कह सकते हैं कि जो कयास लग रहे थे अरविंद शर्मा को लेकर के, उस पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। 4 नाम जो आज तय हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम अरविंद शर्मा का है, क्योंकि 3 नाम जो पहले तीनों एमएलसी थे और इनका नाम लगभग तय था। चौथा नाम जो है अरविंद शर्मा का वो है। दूसरी बात कि जो 12 फॉर्म खरीदे गए थे, 4 नाम घोषित हुए, क्या आप देखना होगा कि बीजेपी 8 फॉर्म और 8 नाम और घोषित करेगी? उन नामों पर सहमति नहीं बन पाई, या इस चीज पर सहमति नहीं बन पाई कि 8 प्रत्याशी तय होंगे या 7 होंगे या 6 होंगे? अब ये देखना होगा। तो इस तरह से ये इतना कंफर्म हो गया कि ये 4 नाम कंफर्म थे, इसलिए बीजेपी ने इसको पहले घोषित कर दिया। और जो शेष नाम है, कितने प्रत्याशियों की अब घोषणा होगी, ये देखने वाला होगा कि बीजेपी क्या चुनावी मैदान में उतरना चाहती है या फिर 10 प्रत्याशी ही उतार करके बिना चुनाव हुए वो चाहेगी कि हम विधान परिषद में चले जाएं। तो अब देखना होगा ये कि बाकी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब तक होती है और कितने नामों की घोषणा होती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये कितने नामों की घोषणा होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल विधान परिषद के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार कल दिखाई रहे थे कि कल ताजपोशी जो हो रही थी, जिस तरीके से वो अरविंद जी शामिल हुए थे, तभी ये कहा जा रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो उनको भी कह सकते हैं कि बीजेपी में आने का एक बड़ा इनाम मिला, जिस पर हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। रंजना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई कल, और उन्होंने खुद कहा इस बात को कि परसों रात में हमें कहा गया कि जाकर के बीजेपी ज्वाइन करिए, और मैं आज बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आया। और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनकी जिम्मेदारी तय कर दी होगी कि उत्तर प्रदेश जाकर उनको क्या करना है। और इस तरह से अरविंद शर्मा की जिस तरह से एंट्री की गई, और जिस तरह से 2 विजुअल हम अगर देखेंगे दीपिका, तो जब वो आए थे और जब वो बीजेपी ऑफिस से जा रहे थे, दोनों विजुअल साफ करते हैं कि किस तरह से बीजेपी के मंच जब वो शेयर करने के बाद उनके किस तरह से जो उनके रंगत बदले, हम कह सकते हैं किस तरह से उनके हाव भाव में बदलाव आया। और जब वो आए थे जब ज्वाइन करने, तब का दोनों विजुअल अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं तो उससे साफ पता चलता है कि वो उनको किस तरह की अहमियत दी जाएगी पार्टी में और किस तरह की अहमियत मिलेगी सरकार में। तो इस तरह से कहा जाए तो उनकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद मंच से कहा ज्वाइन करते समय कि वो उनको कहा गया प्रधानमंत्री मोदी ही ये कर सकते हैं कि जो मेरे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस फील्ड में लाने की, और इतना बड़ा काम वही कर सकते हैं, बीजेपी ही कर सकती है। पार्टी की भी तारीफ की उन्होंने। तो इस तरह से देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने तय कर दी होगी। पहले से ही तय था रंजना, हमें मान लेते हैं। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर एसपी के प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कर दिया गया है एसपी के प्रत्याशियों ने। बात करी जाए राजेंद्र चौधरी की, और अहमद हसन ने भी नामांकन दाखिल किया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बीच मौजूद रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव के लिए राजेंद्र चौधरी, अहमद हसन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एसपी अध्यक्ष खुद अखिलेश वकील के बाद वकील से पूरी जांच कराई है, जिसको अनुभव है उससे भी जांच कराई है। इस बार मुझे लगता है सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। सर, आप लोगों ने स्नातक और जो है शिक्षक चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपको लग रहा है कि 2022 का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर गरीब किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, युवा, नौजवान और महिलाएं, माताएं सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे मौका मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। इनके कार्यकाल में किसानों से लेकर के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। और याद रखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है
समय आने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। बाजार का कंट्रोल कुछ लोगों के पास चला जाएगा। किसान की पैदावार और पैदावार के बाद जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका भी कंट्रोल दूसरे लोगों पे चला जाएगा। आखिरकार ये कहाँ का फैसला है भारतीय जनता पार्टी का कि किसान को ख़त्म कर दें और कुछ लोगों को लाभ पहुँचा दें। लगातार सरकार ने ये कहा कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम नए कारखाने लगाएंगे, नए उद्योग लगाएंगे। नौजवानों की स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, न नौजवानों के पास रोजगार है और न सरकार नौकरी दे पा रही है। कोविड का मिसमैनेजमेंट किसने नहीं देखा? अस्पतालों में दवाई नहीं मिली, अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थे वो नहीं कर पाए इंतजाम। तो कोविड का मिसमैनेजमेंट देख चुका है प्रदेश। एक साल कितने तकलीफ और परेशानी में लोग रहे हैं, सरकार ने कोई मदद नहीं की। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बताओ किस उद्योगपति को लाभ मिल गया? चीज़ें थी वो बेच दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या उनकी देन है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था आज उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। यही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सबसे बड़ा काम है सरकार का, पहले का दिवाली पे शुरू कर देंगे, फिर का 26 जनवरी को शुरू कर देंगे। अब समाजवादियों ने ये मान लिया हो, जनता ने मान लिया है कि जब समाजवादी सरकार आएगी तभी हवाई जहाज उतरेंगे एयरफोर्स के, तब उद्घाटन हो पाएगा इस सड़क का। उत्तर प्रदेश सियासत में सर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया, अभी इनको टिकट भी दे दिया गया। अब लगता है कि सरकार में वेस्ट टाइप का चल रहा है, उनको इंट्रोड्यूस करके ऊपर से केंद्र सरकार कंट्रोल करने की कुछ नहीं, मुझे कोई जानकारी दे रहा था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, कि जब एक अधिकारी को आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक सदस्य और बढ़ा देना चाहिए था। और फिर सरकार क्या अपने दिखाएगी? सरकार का काम क्या है? लोगों को अपमानित करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा देना। कितने पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगे? क्या आदरणीय आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? आजम खान साहब जेल से न निकल जाएं, इसलिए लगातार सरकार ये कर रही है। और केवल वही नहीं, और भी पॉलिटिकल लोग हैं जिन पर लगातार ये सरकार लगा रही है मुकदमे। आप बताइए, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आप खुद सोचना, आप मेरी बात सुनने के बाद सोचें कि अगर एक बदायूं में जो घटना हुई, एक 50 साल की महिला के साथ जो घटना हुई, उसकी बेटी ने जब वो गद्दा दिखाएगा खून ही खून था। आप सोचना कि बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए, किन लोगों के ऊपर गोली चलनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, कानून व्यवस्था है। आपने कितने फेक एनकाउंटर किए? आप फेक एनकाउंटर करने वाले लोग हैं। आपको सबसे ज़्यादा नेशनल बड़ी खबर आपको बता दें, वीएचपी दल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने 5,100,000 रुपए की राशि को दान दिया है। हर घर से लिया जाएगा कूपन के जरिए सहयोग, जिसमें आपको बता दें कि 10, 50, 100 और 1,000 रुपए का कूपन होगा। पहले 1100 लोगों ने से संपर्क की कोशिश हो रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि पूरा जो अभियान है वो 28 फरवरी तक चलेगा। तो जिस तरीके से आज कहा जा रहा था कि राम मंदिर जो निधि समर्पण अभियान है उसकी शुरुआत की जानी है, हर घर से इस बीच कूपन के जरिए सहयोग लिया जाना है। पहले 1100 लोगों से इस बीच संपर्क किया जाएगा। यदि आज की बात करें तो वीएचपी दल जो है, विश्व हिंदू परिषद का जो दल है, उसे राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इधर राष्ट्रपति ने भी 5,100,000 रुपए की राशि को दान दिया है। तो अब 28 फरवरी तक हर घर से कूपन के जरिए लोगों से सहयोग की अपील हो रही है, जिसमें 10, 50, 100 और 1,000 रुपए का एक कूपन होगा। पहले 1100 लोगों से इस बाबत संपर्क किया जा रहा है। ये पूरा अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है।
इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख और 100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है और इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं प्रदान भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह जो मैं दान राशि प्रदान कर रहा हूँ ये व्यक्तिगत रूप में कर रहा हूँ और इसको आप निश्चित रूप से इस सुंदर मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग करेंगे। इसका मुझे आनंद है, आह्लाद है। मेरा पूरा परिवार इससे अभिभूत है कि इस बड़े कार्य में हम लोग जुड़ पा रहे हैं। 100 रुपया दिया उन्होंने। हाँ जी। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कुलपति और महाराष्ट्र शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, चिकित्सालय के अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएन सिन्हा जी, रोटरी क्लब गोरखपुर के अध्यक्ष से अरविंद विक्रम चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष से गणेश कुमार श्रीवास्तव जी, पूर्व मंडलाध्यक्ष से अनूप अग्रवाल जी, मयंक कृष्णनाथ पांडे जी, श्रीमान महावीर कबलोई जी, सचिव मनीष जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरु से गोरखनाथ चिकित्सालय और रोटरी क्लब से जुड़ी हुई सभी महानुभाव, एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं इन दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। रोटरी क्लब के कार्यक्रमों से मेरा पिछले 25 वर्षों से संबंध रहा है और मुझे याद है जब 2002-03 में गुरु से गोरखनाथ चिकित्सालय की स्थापना यहां पर हुई थी, तो उस समय यहाँ के कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े स्वास्थ्य मेला लगा और मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे ये संख्या बढ़ती भी दिखाई देगी और लोगों की आवश्यकता है। वैसे भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जनवरी के बाद से जब हमें कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो ये हेल्दी सीजन माना जाता है, लेकिन जब हम अप्रैल के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नजदीकी केंद्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसमें उस मोबाइल मेडिकल वैन का बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे याद है जब 2003 में भारत सरकार ने प्रत्येक संसदीय सीट के एक एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करने की बात कही थी, तो उस समय तो सबसे सफलतम आरोग्य मेला था, स्वास्थ्य मेला था, वो गोरखपुर का था, जिसमें गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और रोटरी क्लब ने मिलकर के उस मेले को यहाँ पर आयोजित करने में योगदान दिया। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय वास्तव में सही, सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सेवा का एक उत्तम केंद्र बनकर के विगत 18 वर्षों में
सामने आया है। हमारी सेवाएं जन विश्वास का प्रतीक कैसे बन सकती हैं, और खासतौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य किए जाने चाहिए वह विशुद्ध व्यवसायिक न होकर के उसके पीछे मानवीय कल्याण का भाव भी निहित हो, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और ये चुनौती आज के समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बनी हुई है। लेकिन इससे इतर गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने पिछले 18 वर्षों के दौरान बिना किसी तामझाम के, बिना किसी प्रदर्शन के, बहुत शांत भाव के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर इस चिकित्सालय के माध्यम से उस उत्तम व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज इसका परिणाम है, यहाँ पे एक एक सेवाएं बढ़ती गई। मुझे याद है जब हमें यहाँ पे प्रारंभ में 2002-03 में चिकित्सालय खुलने प्रारंभ होने की बात चल रही थी, तो 4-5 विभाग ही यहाँ पे संचालित हो पाए थे। धीरे धीरे करके एक बढ़ता गया। ब्लड बैंक, जिसे आज प्रदेश के प्रतिष्ठित ब्लड बैंकों में एक माना जाता है, इस ब्लड बैंक को मुझे याद है 2005 में जब हम इसका शुभारंभ कर रहे थे, उस समय गोरखपुर की स्थिति क्या थी? गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बहुत सारे मानक गोरखनाथ चिकित्सालय ने स्थापित किए। गोरखनाथ चिकित्सालय से जुड़े हुए चिकित्सकों ने स्थापित किए, जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगनी है, एब्रेसिस मशीन यहाँ पे स्थापित होनी है। कैसे हम एक आम जन के लिए सही और सस्ती विश्वसनीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। हम जब भी एक नई सेवा को प्रारंभ करते थे, प्रारंभ करने के पहले लोग उस पर प्रश्न लगाने का प्रयास करते थे कि यह काम अपयश का कारण बनेगा। मैंने कहा कि जब हम लोग सद्भाव से करना चाहते हैं तो फिर कहां से दुर्भाव यहां से आएगा। और मुझे लगा कि जब भी हम करते थे तो उसकी सफलता उतने ढंग से, अच्छे ढंग से सामने आती थी। ब्लड बैंक स्थापित हुआ, उसने सेवा देनी प्रारंभ की। ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगी, उसने यहां पर डेंगू से पीड़ित लोगों को सेवा देनी प्रारंभ की, बेहतरीन सेवा दी। यहां पे एब्रेसिस मशीन लगी, उसने बेहतरीन सेवा दी। और भी उसमें नए नए परिवर्तन होते हुए दिखाई दे। आईसीयू, मुझे याद है जब गोरखपुर जिला चिकित्सालय के हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता की मृत्यु हुई थी, जिला चिकित्सालय के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। लेकिन 2003-04 की घटना है जब गोरखपुर में कोई आईसीयू नहीं था, और आईसीयू न होने के नाते समय पर उनको स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के कारण उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। उस समय हम लोगों ने तब संकल्प लिया कि नहीं, हमें आईसीयू प्रारंभ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि देखिए इसके बहुत खराब रिजल्ट है, और यश और अपयश, हमने कहा यश और अपयश के इसमें नहीं पड़ना है। अगर इसके मानव कल्याण का एक भी व्यक्ति की जान हम बचाने में से सफल हो जाते हैं तो हमारा प्रयास सफल होगा। और हम लोगों ने गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में आईसीयू की स्थापना की, और मुझे लगता है कि बेहतरीन परिणाम इसने दिए। आज मुझे लगता है गोरखपुर में कई आईसीयू हैं। गोरखपुर में डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए, यह भी शुरुआत गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने की। हमारे एक चिकित्सक रिस्क लेते थे, अच्छे टेक्नीशियन आते थे, उसकी ट्रेनिंग लेते थे, और फिर उसको यहाँ पे लागू कर देते थे, और फिर उसकी देखा देखी हर एक स्तर पर लोगों ने रिस्क लेना प्रारंभ किया, जिससे आज गोरखपुर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के हब के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दिया। इस सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और जीवन में अगर हम लोग रिस्क लेने के आदी नहीं है तो याद रखना, लकीर का फकीर बनने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में नए मानक नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर रिस्क लेने की आदत तो डालनी पड़ेगी, और वह जो प्रयास प्रारंभ हुए उस प्रयास का परिणाम है
कि आज भी हम लोग जब इस कोविड-19 के इस कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त है, मैं तो देख रहा था, मैं कल इस बात को देख रहा था कि कोरोना के कारण सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर अमेरिका के पास है और यूएस की कुल पॉपुलेशन है 33 करोड़। 33 करोड़ की आबादी में कल तक 3,89,000 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ और 24 करोड़ की इस आबादी में कल तक कुल मौतें हुई हैं मात्र 8,000। 3,89,000 और 8,000, ये है रिजल्ट दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का। और मैं इसलिए इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, एक सामूहिक प्रयास, टीम वर्क जीवन में अगर हम करना सीख जाएं, एक सत्प्रयास हर एक स्तर पर प्रारंभ हो तो वह सदैव फलीभूत होता हुआ उसके परिणाम सामने आते हैं। और रोटरी क्लब उस टीम वर्क का ही एक नाम है, जिन्होंने सदैव उस भाव से, सद्भाव से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर जो 2 अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं इस चिकित्सालय में रोटरी क्लब ने, एक ब्लड डॉपलर, दूसरा एक डिजिटल एक्सरे मशीन। आपने देखा होगा इन मशीनों की अहमियत कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने में किस प्रकार से सहायक हो सकती है, दैनिक जीवन में भी कैसे हो सकती है। हर एक स्तर पर उसकी उपयोगिता को हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अरविंद विक्रम चौधरी जी को, के श्रीवास्तव जी को और रोटरी क्लब से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित पदाधिकारी और महानुभावों को इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने संस्थापकों की भावनाओं के लोक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो एक प्रयास कर रहा है, यह एक अच्छा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के मानवीय कल्याण के इस पक्ष को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से यहाँ पे ब्लड डॉपलर और एक्सरे मशीन के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर रोटरी क्लब को धन्यवाद देता हूँ। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के साथ जुड़े हुए सभी चिकित्सकों को, यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी अन्य कर्मी हैं, उन सबको इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ लेने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।